हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू अ फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 25 में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें एक पॉइंट था हमारे पास, कौन सा? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है जी। उसी के साथ मुझे मैच करना है किसको? पास्ट कंसिडरेशन को। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज और कंसिडरेशन, इनमें डिफरेंस क्या है सर? इच्छा का, ये अपनी मर्जी से की गई बट की, जबकि पास्ट कंसिडरेशन एट द रिक्वेस्ट और डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस परफॉर्म करना है उसकी मर्जी से आई। कॉमन क्या है? दे बोथ आर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, दे बोथ आर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। पेपर में केस आता है अगर वो बताता है कि भाई साहब इच्छा से काम हुआ था, बच्चे को ध्यान रखना, इच्छा से काम हुआ था, मुझे किसकी तरफ चलना है? पास कंसिडरेशन। उसके बारे में लिखोगे जो भी लिखना है कि लॉ मेकर इंडिया में मानता है इसे, इंग्लिश वाला नहीं मानता, हमारे यहाँ पे वैलिड है, फिर कंसिडरेशन की डेफिनेशन चिपका दोगे सेक्शन 2D डंगर, ठीक, 2D वाली कंसिडरेशन। क्लियर है? याद रहेगा 2 क्लॉज D। तो भाई साहब इसका रेफरेंस देना है अगर, लेकिन किसमें आया कि भाई साहब उसने अपनी मर्जी से की थी, अब वो कहते हैं कि कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सर ध्यान रखना कुछ कुछ बातें इशारा करेंगी, मुझे किसको रेफर करना है? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को। किसको रेफर करना है? पास्ट वॉलंटरी। इसमें मैं पहले बेसिक लिखूंगा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में आगे की बातें लिखूंगा क्या कि ये इसकी एक्सेप्शन है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज उसकी इच्छा से हुई, उसने बाद में कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर दिया एंड सो ऑन। ये सभी तुम्हें चीजें पता है, लिखना क्या है। क्लियर? समरी में भी एनफ कंटेंट है अगर तुम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। बाकी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आज नए चैप्टर को उठाते हैं। 10 में क्या था? क्या था? एसेंशियल एलिमेंट्स किसके? 11 में उसमें से एक मसाला उठाया, कौन सा? कॉम्पिटेंसी। 11 में क्या आया? कॉम्पिटेंसी किसकी? पार्टी। कौन जो पार्टी कर रहा है? नो। बेसिक डेफिनेशन याद है? एवरी पर्सन इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ मेकर ने जो डेफिनेशन दी ना, वो ब्रॉडर व्यू से स्टार्ट की। पहले तो बोल दिया कि हर बंदा ही competent टू कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? कंडीशन। क्या? हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? जिस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, शादी की एज पता है ना? वो तो पर सभी को पता है। कितनी? 18। गर्ल्स की 18, बॉयज की? बड़ी तेज जवाब आ रहे हैं तुम लोगों के। 18 क्यों, 21 क्यों? चलो लॉ में करने के, तुम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो जो तुम्हारी एज है। कुछ कामों में एज सिर्फ 18 भी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, हाँ कि ना? किसी में 35 है, हाँ है। किसी में 25 है, हाँ कि ना? हाँ, बच्चों को पता लग चुका है, स्माइल आ चुकी है। तो भाई साहब जिस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो वो तुम्हें क्या मानता हो? मेजर। क्या मानता हो? मेजर। हु इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब आवाज सुन सकता है, हाँ, अपने अच्छे बुरे की समझ, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बस ये हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी आ गया। लॉ मेकर ने इतना लिख के काम खत्म कर दिया। 3 कंडीशन है, क्या क्या? हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, हु इज ऑफ साउंड माइंड, एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके ऑपोजिट जो भी आता रहेगा सर वो डिस्क्वालीफाई होता रहेगा। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब क्या? आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं सीए के? आवाज, ये सर हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रखी है, एज ऑफ मेजॉरिटी जो भी था, मान लो जो सभी चीजें तुम पूरी कर देते हो,
लेकिन कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता है। क्लियर है? और बहुत सारी टेक्निक्स इजाद हो चुकी हैं। हम एग्जाम दे रहे थे, हमारे सामने वैसा लड़की बैठी है नीचे, कुछ समय के बाद सूट उलट पुलट हो रहा है हमें लग रहा है गर्मी लग रही है भाई साहब पता दूसरी साइड पे पेपर छपा हुआ है, डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड। अब आईसीए ने क्या कर दिया? डिस्क्वालिफाइड। ड्राइविंग लाइसेंस 18 के बाद मिल जाता है, हाँ कि ना? भाई साहब बंदा एक दिन झूम के गाड़ी चला रहा है, 2 बार झूम के चला रहा है, 3 बार झूम के चला रहा है, तो उन्होंने बोला भाई साहब आप झूमने का काम कीजिए, गाड़ी मत चलाइए। ठीक, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई साहब ये जहां दिख जाए इसको लाइसेंस नहीं देना है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह, डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह। आओ, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी? पर्सन कब मेजॉरिटी की एज में आ जाता है? 18। कुछ केसेस में ये एज 21 साल भी है, अगर वो प्रॉपर्टी है उसको गवर्न किया जा रहा है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर। जैसे कोई पर्सन माइनर था, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, तो उसका कोई लीगल गार्जियन लगा दिया गया। लीगल गार्जियन मतलब कोई मामा चाचा, पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, वो प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर इतने सारे वो मामा चाचा था, बच्चे पे अत्याचार करते थे, बड़ा हो जाता था वो बदला लेता था। तो वैसा वो बच्चा जो है वो कब बड़ा हो रहा है? 18 पे, 21 पे। क्लियर है? तो सर वो 21 पे बड़ा हो रहा है, अगर उसकी प्रॉपर्टी कौन गवर्न कर रहा है? कोर्ट, किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। हु इज ऑफ साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अंडर लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, जहां पे जाके तुम सब्जेक्ट बन जाओगे, मतलब जिस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो। रिसेंटली ना हम गोवा गए, तो हमारे साथ एक पर्सन था, एज कम थी थोड़ी, तो फ्लाइट में बैठ सकता था। यस, फ्लाइट वालों ने अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे 18 साल नहीं है, एज ऑफ क्या है? मेजॉरिटी। उसके बाद हम कहीं गए, मतलब कैसीनोज वगैरह होते हैं, तो वहां पे गए, वहां उसे अलाउ नहीं किया गया, कारण एज। तो सर जहां आप जा रहे हो उस एज के अंदर यू आर नॉट डिसक्वालिफाइड या मेजॉरिटी जो भी है। विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो? जहां तुम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो जिस सब्जेक्ट में, उसमें तुम या तो मेजर हो और डिसक्वालिफाइड नहीं हो। साउंड माइंड के लिए ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट वाला रोल नहीं। क्लियर टू ऑल? ये वर्डिंग समझ आई? टू विच ही सब्जेक्ट। चलिए, पोजीशंस ऑफ एग्रीमेंट। कहता है सर हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई समझते हो? लॉ में एक वर्ड यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, प्राइमा फेसाई, जो देखने में लग रहा है। क्लियर? अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ बोला, बच्चा हंस रहा है, मुझे क्या लगा? बात पे हंस रहा है, अंदर ही अंदर वो सोच रहा है ना पहले समझ आया ना अब समझ आया प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है सर? बच्चा खुश है, उसको समझ आ रहा है एक्चुअल में। अब दूसरा बच्चा भी खुश है, वो कह रहा है वाह अच्छे से समझ आ गया। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। माइनर वाले प्राइमा फेसाई वैलिड है, वॉइड है, इलीगल है? वैलिड वॉइड इलीगल पता है? वैलिड सारे मसाले प्रेजेंट है, वॉइड में नहीं नहीं, वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, दो बातें हैं। तीसरा इलीगल, एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, इलीगल एग्रीमेंट है। समझ पा रहे हो? अब बोलो, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट, वाई वॉइड एग्रीमेंट? जब बनाया शुरू से ही वॉइड है। इलीगल है क्या? क्या सजा होती है? तुमने माइनर को गुड्स बेच दी, उसके मदर फादर ने केस फाइल करवाया, तुम्हें भी उठा के ले गए, पॉसिबल है? नो सर। इट इज अ वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है। केस लॉ का नाम मोइरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। कौन कौन से केसेस याद कर चुके फटाफट से? सबसे पहला, सबसे इजी, बेल्फो वर्सेस बेल्फो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल
कंपनी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, डनलप टायर, न्यूमेटिक टायर्स, ठीक है जी। और मेट्रोपॉलिटन रेलवे वर्सेस ब्रॉडन, और चिनैया रमैया। कंटेंट पता है पेपर में केस ही याद आ रहा है। ये मजाक में ना देखो, थ्योरी को याद करने के दो तरीके, एक तो सबसे गरीब तरीका, भाई साहब दोस्तों को छेड़ा करो, चल चिनैया रमैया क्या था, एक दूसरे को ऐसे पिंच कर सकते हो, जिसको नहीं आता स्पेशली खुंदक आ जाती है मन में, चिनैया रमैया ऐसा क्या यार मैं करूंगा। किसका केस था चिनैया रमैया? थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन मूव कर रही है। देखो तुम्हें याद नहीं आ रहा, मैं चिनैया, हाँ भाई चिनैया रमैया क्या हाल है तेरा, समझ पा रहे हो? तो तुम दोस्तों के साथ इस तरह मजाक में बातें कर सकते हो, पढ़ाई मजाक मजाक में हो जाएगी, बाकी तुम्हारे ऊपर है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नहीं नहीं वो नहीं है, नो स्टॉपल। स्टॉपल मतलब रोक लगाना। कौन रोक लगा रहा है? माइनर के ऊपर सर हम रोक नहीं लगाएंगे, माइनर को ऑर्डर्स आ गए, वो छोटू सा अपनी बुक के साथ पढ़ रहा है, उसकी कलर वाली बुक है, उसके साथ उसको कोर्ट के ऑर्डर चिपका दिए, तूने कभी किसी को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है, मैं मेजर हूं। अरे यार क्या कर रहे हो, मुझे कहा ये बातें पता है। तो माइनर के ऊपर कोई रोक नहीं है कि वो प्ली दे, प्ली समझते हो? ना 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 ना, आगे से आर्ग्यूमेंट में, अपने डिफेंस में तुम जो आर्ग्यूमेंट देते हो उसको क्या बोलते हैं? प्ली। क्लियर है? जैसे ब्रदर सिस्टर की लड़ाई हो रही है, ब्रदर कब से सिस्टर को पीट रहा है, 2 4 6 मार दी, उसने एक मारा जमीन पे लेटा, तो भाई साहब अब जब घर वाले आते हैं तुम्हें पूछते हैं ये क्या की है, तुम आगे से क्या बोलते हो? पहले इसने मारा, हाँ कि नहीं? वो तुम्हारी प्ली है। इसी तरह यहां पर माइनर से पूछा गया, भाई साहब तू कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है? कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे तेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कल को बोलेगा सर वॉइड क्यों है? माइनर कह रहा है सर क्योंकि मैं तो माइनर हूं। जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो चुन्नू के साथ, कोर्ट में जाके बोल देते सर मैं माइनर हूं। तो कह रहा सर ये हर बार, कह रहा कोई बात नहीं हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। लॉजिक समझ आ गया? तो सर माइनर इज नॉट अ स्टॉप फॉर सेटिंग अप द प्ली ऑफ माइनॉरिटी, ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। हर बार ही बोल देता आके कोर्ट में क्या, मैं तो नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूं। माइनर कोर्ट में बोल सकता है कि भाई साहब मैं क्या हूं, सच बोल रहे झूठ, कोर्ट सच को मना करेगी? नो। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन, अब भाई साहब माइनर भी चतुर है, सजा नहीं देती कोर्ट, ध्यान रखना सजा नहीं है। हाँ रिस्टोरेशन का कंसेप्ट लग जाता है, पता है रिस्टोरेशन का कंसेप्ट क्या? पार्टीज जिस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी उनको उसी पोजीशन में रिस्टोर कर दो। तुमने माइनर को गाड़ी बेची, माइनर ने तुम्हें 5 लाख की गाड़ी के 2 लाख दे दिया और कहता 3 लाख दूंगा, प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। उसने अपने आप को फ्रॉडुलेंटली ज्यादा एज का प्रेजेंट किया था, एग्जाम्पल के लिए उसकी एज थी 17, उसने आई कार्ड नकली बना के तुम्हें 20 का रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा? तुम उसके 2 लाख रुपए वापस करोगे और वो गाड़ी वापस कर देगा। ये पोजीशन कब थी? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। कब थी? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। क्लियर? बट द कोर्ट में अवॉर्ड कंपनसेशन इफ द मनी और प्रॉपर्टी कुड बी ट्रेस्ड, इफ द मनी और प्रॉपर्टी कुड बी ट्रेस्ड। अब तुमने माइनर को बोला कि भाई साहब ये मोड़ से सामान ला दीजिए, गली मोहल्लों में बोलते हैं हाँ कि ना, भाई साहब वो गया, तुमने बोला था कि राशन वगैरह लाने को, वो तो चिप्स विप्स से लदा आ रहा है, पार्टी करता, वो कलर्ड गॉगल्स लगाएंगे येलो पिंक लाइट्स वाली आ रहा है। अब सर क्या उसके पैसे कोर्ट वापस करवाएगी? नो, प्रॉपर्टी कुड नॉट बी ट्रेस्ड। तुम उसको पूछ रहे हो पैसा करा, क्लियर है? प्रॉपर्टी अगर ट्रेस ना हो पाए तो सर हम उसको, ये नहीं है उसकी प्रॉपर्टी से कुछ निकाल पाएंगे। क्लियर टू ऑल? स्टेटस क्यूएंटे रिस्टोर्ड मतलब जिस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले थी उसी पोजीशन में रिस्टोर कर दिया जाए। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। तुमने माइनर को लोन दिया,
वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, लोन भी नहीं दे रहा, तुम कुछ कर पाओगे? नो सर। रिवर्स कर दो, चुन्नू ने मुन्नू ने तुम्हें लोन दे दिया, अब भाई साहब तुम पैसे नहीं दे रहे, प्रोवाइडेड तुम भी चुन्नू मुन्नू नहीं हो, क्लियर है? तुम मेजर हो, मान के चल रहा हूं सभी। बेटा कुछ नहीं पता। क्लियर है? तो भाई साहब तुम्हें क्या उसका लोन वापस करना पड़ेगा? यस सर। क्यों? ही कैन बी अ बेनिफिशियरी, ही कैन बी अ बेनिफिशियरी, he can be a promisee, double E, but not a promiser. Though a minor is incompetent to contract or not competent, this act does not prevent him from making others bound to him. No ratification. Ratification समझते हो? Ratification मुझे सिर्फ वर्ड का मतलब बता दो। अप्रूव करना, चलो मान लिया, आगे। खास बात बैक डेट, खास बात बैक डेट। जनरली इट हैपेंस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पता है तुम्हारी शक्लें कुछ और बता रही हैं बेटा, घड़ी की दोनों सुइयां मिल चुकी हैं। ऐसा है आप जॉब कर रहे हैं सरकारी, 2019 जनवरी में आपने ज्वाइन किया, सैलरी है आपकी 50,000, जनवरी में ले ली, फेब में कितनी मिली बेटा? मार्च, अप्रैल, मई में कोई पे कमीशन अप्लाई हो गया, सुना होगा ये तो, पे कमीशन 4th लग गया, 8th लग गया, 7th लग गया, सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो सुन रहे हो, अब तो सुन रहे हो, हाँ शाबाश। कौन सा लग गया? पे कमीशन 7th लग गया। तो उन्होंने बोला सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा 20,000 रुपए। कितना लगेगा? 20,000। इस महीने तुम्हें कितनी मिलेगी? 70, हाँ के ना? ये तो पता है ना 50 + 20 कैसे आया। चलो अब अगर ये रेट्रो, जनरली होता ही ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। तुमने कब जॉब ज्वाइन की थी बेटा? जनवरी। टोटल कितने हो गए? 4 20 मिलाकर कितने हो गए बेटा? 80,000। 70 तुम्हें ये मिलेंगे, 80 ये मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 1.5 लाख। यही रेटिफिकेशन का भी हाल है। एक्सेप्ट कर रहे हो, कब से कर रहे हो? बैक डेट से। यहां सैलरी बढ़ी कब? मई में। किस इफेक्ट से? जनवरी के इफेक्ट से। क्लियर है? लॉ की एप्लीकेशन जनरली प्रोस्पेक्टिव होती है। क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव, रेट्रो नहीं होती है। नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब बता दो, जब वो मेजर बन गया, वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बैक डेट से एक्सेप्ट नया बना सकता है। नया क्यों बना सकता है? अब वो क्या बन चुका है? मेजर। An agreement with minor cannot be ratified after he attains majority. Relate back to the date of making the agreement. Back date से, जिस दिन से बनाया था उसी दिन से मैं उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। गलत है सर। Therefore agreement which was then void, जब बनाया था क्या था? void। माइनर 17 साल का था सर, उसने तब तुमसे लोन लिया था, जब 18 का हुआ कह रहा लो साइन करवा लो कि मैं 17 साल वाली एज से ही लोन भरने के लिए लायबल हूं, तब से आज तक का इंटरेस्ट देने के लिए भी लायबल हूं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट बी मेड वैलिड बाय ए सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन। A promissory note given by a minor cannot be ratified even on attaining majority because of lack of। कुछ पता लगा? मैंने तो पढ़ दिया। हाँ कि ना? 17 साल की एज में क्या बनाया? प्रॉमिसरी नोट। 18 साल की एज में कह रहा चलो कोई बात नहीं दोबारा साइन करवा लो, या मैं इस नोट को मानने के लिए तैयार हूं। भाई साहब क्या उसकी लायबिलिटी है उस नोट के अगेंस्ट? जल्दी बोलो हाँ के ना? नहीं है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। आज अगर वो एक्सेप्ट भी कर रहा है तो उसको क्या बदले में कुछ मिल रहा है? नो सर। तो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था टाइम बार्ड डेट में। टाइम बार्ड डेट में क्या था? तुम्हारी पैसे देने की कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन तुम राइटिंग में ये बात दे देते हो और साइन कर देते हो, तुम्हें बदले में कुछ मिल रहा है? नो। जनरल रूल, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट।
लेकिन सेक्शन 25 ने साफ साफ लिख दिया कि भाई टाइम बाद डेट पे अप्लाई हो जाएगा। माइनर का हमने कुछ वहां पे पढ़ा था? नो सर। तो माइनर अभी भी इस रूल में कवर होगा, कौन सा? नो कंसिडरेशन। वैलिडिटी ऑफ माइनर एग्रीमेंट ज्वाइंटली विद मेजर, बहुत आसान है। मुनिया एंड मेजर दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट। कैन दे बोथ बी प्रोमिसी? आवाज मेरे लाल, प्रोमिसी माने जिन्होंने परफॉर्मेंस रिसीव करनी है। प्रोमिसी माने जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी है। क्या ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं? जल्दी बोलो। ये बेटा देखो, आंसर अपना एक रखो, सही है गलत है तुम्हारे दिल को पता है, गलती करके जल्दी समझ आता है। क्लियर है? जानबूझकर ना की हो तो बोलो बेटा, क्या ये दोनों बेनिफिशियरी हो सकते हैं कि नहीं? हमने अभी तो ऊपर पढ़ा मेरे लाल, जिन बच्चों को लग रहा है थर्ड पॉइंट माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। तो अगर इन दोनों को कोई बेनिफिट मिलना है, क्या ये वैलिड है? यस। लेकिन कल को अगर कोई लायबिलिटी अराइज हुई, मेजर को स्यू कर सकते हैं? यस। मुनिया को स्यू कर सकते हैं? क्या बोलेगी? मैं तो छोटी नन्ही सी छोटी सी बच्ची हूं, नो एस्टॉपल बच जाएगी? यस सर। श्योरिटी फॉर माइनर, श्योरिटी समझते हो क्या? तुम्हारे दोस्त ने बैंक से लोन लिया और तुमने गारंटी दे दी, तुमने मोहल्ले के किसी बच्चे की गारंटी डाल दी, यू आर श्योरिटी। लोन कौन ले रहा है? माइनर। श्योरिटी फॉर माइनर। क्लियर है? श्योरिटी फॉर माइनर। समझ पा रहे हो? और जैसे गली के मोड़ पे दुकान पे ले गया, यहाँ पे मैं जितनी टॉफी खरीदता हूँ आप गारंटी दे दोगे भैया या दीदी? तुम करे चल कोई ना, क्या 5-10 रुपए की आइटम होगी बेचारे की। ओ भाई साहब खाता निकला 2000 का तुम देख रहे हो, इतने तो मेरे पास भी नहीं है। श्योरिटी फॉर अ माइनर, एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर माइनर। तो भाई साहब बीच में से माइनर क्या हो जाएगा? गायब। पैसे तुमको देने हैं, साफ है, क्लियर है? पैसे तुमको देने हैं। So adult stands surety for the minor, then he is liable to third party as it is direct contract between the surety and third party. Minor as a partner, माइनर को लेकर जरा ध्यान दे लेना शब्दों पर, माइनर को लेकर पार्टनरशिप फर्म बनाई जा सकती है? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। इतना ही आना है क्वेश्चन मेरे लाल ऑब्जेक्टिव में, छोटा सा वो ट्रू फॉल्स बता दीजिए केस स्टडी में, तुम्हें यस और नो में आंसर करना है। क्या माइनर को लेकर फर्म बनाई जा सकती है? चलती फर्म में माइनर भाग कर गाड़ी में चढ़ सकता है? यस। अब समझ आया? माइनर रनिंग फर्म में एडमिट हो सकता है उसमें भी, लेकिन फिर वही बात, थर्ड पॉइंट, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, वो लायबल नहीं होगा। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? है ही नहीं, जीरो, दिमाग की तरह जीरो। आसान है। माइनर कैन बी एन एजेंट एंड नॉट प्रिंसिपल। इसका लॉजिक पता है? नहीं नहीं, रुको रुको प्रभु, प्रिंसिपल पता है? स्कूल वाला? हाँ। कॉलेज? कौन? जिसके बिहाफ पे कोई और पर्सन काम करता है, प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल के लिए तुमने प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट किया, वो तुम्हारा क्या है? तुमने कहा भाई साहब हम अपना घर बेचना चाहते हैं, तुम्हारे बिहाफ पे वो जाके थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ? अभी के लिए एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच, लेकिन प्रैक्टिकली माना किसके बीच जाता है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच। हाँ या ना? अब कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के बीच होना है? पार्टी वन, पार्टी टू। तो भाई साहब इन दोनों का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ये बीच में एक लिंकिंग चेन है, ये बीच में एक लिंकिंग चेन है, बड़ा हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुन्नू को एजेंट अपॉइंट कर दिया,
बोले चल बेटा ये हमारी गाड़ी है तो इसको 3 लाख में बेच दे। कितने में बेच दे? 3 लाख। वो खड़ा हो गया गाड़ी के पास, कोई आया उसको वो चिप्स विप्स दे के गाड़ी ले गया, उसने बेच भी दी बेटा। अब बोलो बेटा वो लॉलीपॉप टॉफीज के बदले तुम्हारी गाड़ी को बेच आया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है? यस, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। इसको अथॉरिटी क्यों दी बेटा? इसको अथॉरिटी क्यों दी? क्या उसने तुम्हारी अथॉरिटी से गाड़ी बेची? यस। अच्छा, अब तुम्हारा 3 लाख का नुकसान हो गया, माइनस द अमाउंट ऑफ चिप्स टॉफीज एटसेट्रा। उस नुकसान के लिए क्या माइनर लायबल है? ये फर्क है। कोई और एजेंट होता वो लायबल होता? यस। माइनर लायबल है? नहीं। माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर और मेंबर। अब हम प्लस 2 में पढ़ते थे, प्लस 2 की हुई है सब? बढ़िया। तो प्लस 2 में हम पढ़ते थे कि कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उसमें मेंबर की लायबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। तुमने 10 रुपए का शेयर खरीदा, उस पर 3 रुपए अभी तक तुमने पे नहीं किए, कल को कंपनी तुमसे वो 3 रुपए मंगवा सकती है, तुम नहीं देते तुम्हारे शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। कंपनी अगर बंद हो रही है, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो तब भी तुमसे वो 3 रुपए मंगवा सकती है। यहां तक सभी को क्लियर है? माइनर को क्या बना लिया हमने? मेंबर। शेयर पार्टली पेड थे, तो क्या उसकी कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है? नो। तो कहता माइनर को मेंबर बनाना है, बना लो, लेकिन शेयर क्या होने चाहिए? और आर्टिकल्स में मना ना किया हो किस बारे में? कि हम उसे मेंबर नहीं बना सकते। क्लियर है? उसके बाद माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट समझते हो? हाँ के ना? क्या? हैप्पी दिवाली वाला हाँ क्या? इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस पता है कि नहीं सभी को? जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट मतलब व्हेन हिज लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन हिज एसेट्स। तो भाई साहब किसी बंदे ने 10 करोड़ देने हैं मार्केट में, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ। एक बंदे ने देने थे मार्केट में 10 करोड़, उसके पास प्रॉपर्टी थी प्राइम लोकेशन पे 2 करोड़ की। ठीक, क्या किया उसने? वो कह रहे 2 करोड़ भी नहीं देने। क्यों? कह रहे एक बात बता, लोग गालियां निकालेंगे 10 के लिए, हाँ के ना? 2 के लिए और निकाल लें, मैं 10 में से अगर 2 दे भी दूंगा, 8 के लिए तो निकालेंगे ही ना, तो लेट देम हैव द बोनस। 8 के लिए नहीं बेटा, दबा के 10 के लिए बोलो। तो सर ये हरकत कोई ना करे तो कोर्ट क्या करती है कि मेरे लाल ये क्या कर रहा है तू, किस गली निकल पड़ा, रुक जा। तो इस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर देती है विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। और रिसीवर को अपॉइंट कर देती है, वो बंदा आता है इसे एसेट्स को फ्रीज कर देता है, और धीरे धीरे जो लोग पैसा मांगने आते हैं उनको इस 2 करोड़ में से प्रोपोर्शनेट पेमेंट करता रहेगा। क्लियर है? ये प्रोसेस होता है। माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, वो पहले ही वो कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी का कोई लेन देन ही नहीं है। जब तुम्हारी, तुमने क्या बोला इंसॉल्वेंसी का मतलब? लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन, ये किस पे चल रही है? जीरो। लायबिलिटीज किस पे है? जीरो। ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। और तुम हाथ छुड़ा के, छोटे होते थे वो झूले लगे हुए, महंगे वाली कोई कार दिखी लाइटिंग वाली, तुम चढ़ गए, वो बंदे ने भी चढ़ा लिया, ठीक है जी। कल को वो बोल रहा है हाँ जी आपके बच्चे के 100 रुपए, कह रहे ना हम नहीं दे रहे। क्या माइनर पेरेंट को बाइंड कर सकता है? नो। प्रोवाइडेड घर वालों ने बोला था जाओ उधर से एक आइसक्रीम ले आ कुछ है, वो तब बाइंड हो जाएगा जब वो एजेंट के तौर पर, जो अभी हमने प्रिंसिपल ऊपर किया, किसके तौर पर काम कर रहा है? एजेंट के तौर पर। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स गार्जियन सर कर सकते हैं इफ, कंडीशंस पढ़ लेना, वो उसकी अथॉरिटी के अंडर है और बेनिफिट के लिए माइनर के। एग्जांपल के लिए माइनर को घर चाहिए था, खरीद सकता है, घर खरीदेगा यार, पेमेंट करनी पड़ेगी हाँ के ना, लायबिलिटी आएगी यस और नो। क्या गार्जियन उसके लिए घर खरीद सकता है? यस।
प्रोवाइडेड गार्जियन की उस चीज की अथॉरिटी थी, और दूसरा माइनर का उसमें बेनिफिट था. This guardian cannot enter into a valid contract for the purchase of immovable property for his or her service. ये क्या बोला इसने? लैंड वगैरह खरीद नहीं सकता, उसमें परमिशंस वगैरह आ जाएंगी कोर्ट की, स्पेशल मार्क कर लेना इसको. तो यानी अगर कोई गुड्स वगैरह खरीद रहा है, खरीद सकता है, यस, कोर्ट से परमिशन लेके इस काम को भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल रूल क्या है? जनरली जनरल है ये, जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है माइनर के लिए? नो सर. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज. नेसेसरीज पता है सभी को कि नहीं? क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सर पुराने जमाने की बात है, रोटी कपड़ा मकान. भाई साहब बच्चा कह रहा है ना मुझे नहीं चाहिए रोटी, ना चाहिए मकान, मुझे चाहिए इंस्टा, मुझे चाहिए वाईफाई, खत्म. तो प्रैक्टिकली मेरे लाल उसके स्टेटस के हिसाब से, उसके स्टेटस, एक नॉर्मल फैमिली में सर रोटी कपड़ा मकान चल सकता है, ज्यादा हाई फैमिली से है, किसी रॉयल फैमिली से है, भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, सब कुछ ब्रांडेड, गाड़ियां, एसेसरीज, बढ़िया फोन, वो सब कुछ सर उसकी नेसेसरीज में कवर हो जाएगा, उसके स्टेटस की मेंटेनेंस के लिए. समझ पा रहे हैं? नेसेसरीज किसके अकॉर्डिंग होती हैं? स्टेटस, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग. क्लियर है? ये कौन डिटरमिन करेगा क्या लाइफस्टाइल है? कोर्ट. पेपर में तुम डिटरमिन नहीं करोगे. बच्चे का नाम तो बढ़िया लग रहा है, चिपका दो ना बेटा. केस आता है वो तुम्हें हिंट देगा कि क्या नेसेसरीज में कवर होता है और क्या कवर नहीं होता. A person who has supplied necessaries to minor and those who are dependent on him. वो मुंह में छोटू सा निप्पल डाल के घूम रहा है, मेरा शेरलैक देना, तुमने दे दिया. राशन की दुकान, पढ़ नहीं रहे हो, घर वालों ने ये भी काम करवा दिया. क्लियर? तुमने उसको दे दिया. एक तो जो उसको नेसेसरीज दी, कह रहा है किसका भी देना, गोदी में एक और है उसके छोटू, तो एक उसकी नेसेसरीज और वो लोग जो उस पर डिपेंडेंट है उनकी नेसेसरीज. समझ पा रहे हैं? तो दोनों की नेसेसरीज जो सप्लाई की गई उसके लिए माइनर लायबल है. ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होते. किस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं? क्वासी. तभी सेक्शन देखो एकदम से जंप कर गया. कहां खेल रहे थे हम? 11 से कहां जंप की? 68. क्लियर है? नेसेसरीज का मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्टेट, डिग्री, स्टेशन इन लाइफ, जैसा उसका स्टेटस है लाइफ में, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है. इंडिया में वही 3, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन एंड मैरिज नेसेसरीज है. मतलब लड़की की शादी के लिए, मैरिज ऑफ ए वर्ड पता क्या है? फीमेल. लड़का कुवारा मर जाए हमें कोई टेंशन नहीं है. क्लियर है? लड़की की शादी के लिए भेदभाव देख रहे हैं, मैं बच गया. मैरिज ऑफ फीमेल हैव बीन हेल्ड टू बी नेसेसरीज. 11 फैंसी कोट्स एट अ टाइम. ये पता है इसका स्टेटस नहीं था इतना कि इसको हम 11 फैंसी कोट दे पाते. क्लियर? उसको हमने नेसेसरीज में नहीं माना. पेपर में यानी केस भी अगर आएगा इससे मिलता जुलता, क्या लिखा होगा उसने? क्या खरीदे हैं? फैंसी कोट. वो कल को कह रहा है क्या किस में कवर्ड है ये? नेसेसरीज. तुम मानोगे? नो सर. सेक्शन 68 कवर द रीएम्बर्समेंट फॉर सप्लाई ऑफ सच आइटम और लोन फॉर द सेम. ध्यान रखना, तुमने गुड्स दिए हैं तो भी तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा. तुमने उन गुड्स को खरीदने के लिए लोन दिया है, वैसे लोन रिकवरेबल. ध्यान देना इस चीज पर. लड़की की शादी के लिए लोन दिया, रिकवरेबल है? यस, रिकवरेबल है. किसमें कवर हो गया वो? नेसेसरीज में. इट ऑल्सो कवर्स रेंडरिंग ऑफ नेसेसरी सर्विसेज टू माइनर. एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पर्सन है अगर माइनर, तो उसकी ट्रेनिंग का खर्चा भी नेसेसरीज में फॉल कर जाएगा. ये मैं बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल. क्लेम किसके अगेंस्ट होगा? प्रॉपर्टी पर्सन के अगेंस्ट होगा. कल को सर प्रॉपर्टी खत्म होगी तो फिर वापस, हाँ बिल्कुल सही है, पैसा नहीं मिलेगा, क्या उसको तुम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दोगे? नो. क्लेम किसके अगेंस्ट है तुम्हारा? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट. किसकी प्रॉपर्टी? माइनर की, जो उसके हिस्से में आ रही है. माइनर पर्सनली नहीं है, सिर्फ माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है. वर्ड्स लिखते हुए ध्यान रखना है, ये जो समझ रहे हो, वर्ड्स लिखते हुए ध्यान रखना है जो चीजें तुम समझ रहे हो. नेक्स्ट,
अदर वर्ड्स माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड टू एक्सपेंड लेबर इन एक्सचेंज। जैसे तुम लोग कई बार मजाक में बात करते हो ना, 5 स्टार होटल में खाना खाने गए थे, दोस्त कहते हैं अच्छा बर्तन मांज के आया फिर, तो भाई साहब माइनर ये नहीं है कि उसके बदले में क्या करेगा, लेबर। कल को जो पैसे बाकी हैं उसकी प्रॉपर्टी लाइबल है, वो लाइबल पर्सनली नहीं है, ना ही तुम उससे मजदूरी करवा सकते हो। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ माइनस गार्जियन नॉट लाइबल अनलेस रेंडर्ड एज एजेंट। सही है। आवाज बेटा, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। तो सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसा कुछ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था वही परफॉर्म किया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, नो सर। नेक्स्ट एंड लास्ट, माइनर लायबिलिटी इन टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब सिविल रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, सिविल मतलब पैसे का लेन देन, गलत तरीके से अगर हुआ माइनर को लायबिल ठहराया जा सकता है, यस, उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। ध्यान दे लेना, माइनर में भी हेल्ड लायबल इन टॉर्ट, सिर्फ एक ही केस है जब वो लायबल है, but if it in the course of doing what he is entitled to do under the contract he is found of guilty of negligence, he cannot be made liable if he is not liable on the contract। मतलब समझ आया, नो समय लगेगा मेरे लाल इसको, तो अभी इसको देते हैं पॉज, बच्चों की दिहाड़ी खत्म हो चुकी है, तो कल मिलते हैं बेटा, टॉट्स रीड करके आना। थैंक यू ऑल।